यह मानवता के महानतम नायकों और उनके राक्षसी शत्रुओं के बीच अंतिम युद्ध है, लेकिन इस बार हम किसी गौरवशाली शक्तिशाली नायक का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय हमारा नायक बस एक पैदल सैनिक है जो लगन से अपना काम कर रहा है। वो एक छोटा सा व्यक्ति है, एक तेज लेजर सीधे उसके सीने से होकर गुजरता है। यह इतना शक्तिशाली प्रहार है कि वो विरोध भी नहीं कर पाता और उसे यूं ही निकल जाने देता है, और यही उसकी कहानी समाप्त हो जाती है। अपने अंतिम क्षणों में वो अपने साथी सैनिकों को देखता है जो युद्ध के मैदान में मृत और बिखरे हुए हैं। जहाँ तक तथाकथित महानतम नायकों की बात है तो वे मानवता के कट्टर दुश्मन लिक्विडेटर के साथ एक गहन संघर्ष में उलझे हुए हैं। नायकों में 4 बहादुर योद्धा हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास अद्वितीय गुण और आकर्षक शक्तियां हैं, और फिर हमारे लड़के जैसे पैदल सैनिक हैं जिन्हें बलि के मुहरे के रूप में फेंक दिया गया है। ये लोग मूल रूप से बिना किसी संवाद के कोने में खड़े एनपीसी की तरह है। उनका उद्देश्य बस मरना है। वो खुद के बारे में दयनीय महसूस करता है, ये सोचकर कि उसने इस युद्ध में कितना कम योगदान दिया है। काश वो किसी टैलेंट के साथ पैदा हुआ होता, लेकिन वो हीरो चाहे जितने भी ताकतवर क्यों न हो, उनके पास कोई मौका नहीं है। लिक्विडेटर उन्हें खीरे की तरह काट देता है। सच कहूं तो उन्हें खत्म करने के लिए एक ही वार काफी है। पता चला कि वो राक्षस पूरे समय अपने शिकार के साथ खेल रहा था। मानवता का भाग्य आखिरकार तय हो चुका है, या कम से कम ग्रे ली को यही लगा। तभी उसे याद आता है कि उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और फिर भी वो मरा नहीं है। अगली बात जो उसे पता चलती है, वो खंडहरों के बीच खड़ा होता है। उसके सामने एक सर्वशक्तिमान प्राणी है जो ये नहीं बताता कि क्या हो रहा है। रहस्यमयी व्यक्ति का दावा है कि ग्रे का शरीर पहले ही ठीक हो चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसने खुद को अपने अंदर दबी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करके ठीक किया है। इकाई आगे कहती है कि ग्रे वास्तव में लिक्विडेटर से कहीं ज्यादा ताकतवर है, वही कमीना जिसने उन सभी हीरो को सुअरों की तरह मार डाला था। हालांकि उसे यकीन नहीं है कि ग्रे उस शक्ति को संभाल भी पाएगा या नहीं। तो अभी के लिए वो इकाई हमारे लड़के को अपनी शक्ति का एक हिस्सा देती है जो लिक्विडेटर को खत्म करने के लिए काफी है। असली दुनिया में वापस ग्रे की तलवार तुरंत रहस्यमयी ऊर्जा से घिर जाती है जो सर्वशक्तिमान प्राणी द्वारा उपहार में दी जाती है। बिना समय बर्बाद किए वो इस ऊर्जा का परीक्षण करता है कि यह असली है या सिर्फ गर्म हवा। पता चला कि यह शक्ति एक गंभीर पंच है, इतना कि लिक्विडेटर वास्तव में ग्रे की ताकत की सराहना करता है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। जैसे ही ग्रे एक और वार करने जाता है, धमाका, वो बाकी लोगों की तरह आधे में कट जाता है। उसके 2 हिस्सों में बटे शरीर से खून बहने लगता है, जबकि लिक्विडेटर अजीब तरह से उसकी फिर से तारीफ करता है। वो लिक्विडेटर को इतना दूर धकेलने वाला पहला व्यक्ति है कि उसे पूरी ताकत लगानी पड़ी। लेकिन लिक्विडेटर को एक और आश्चर्य होने वाला है, ग्रे अभी भी नहीं रुका है। वो काली ऊर्जा उसे ईंधन दे रही है। उसके शरीर का निचला आधा हिस्सा जो 1 सेकंड पहले गायब हो गया था, अब फिर से बन गया है, पूरी तरह से काली ऊर्जा से बना है। ब्रो अपनी उस विशाल तलवार के साथ पूरी तरह से काले तिपतिया घास मोड में है। ये देखने लायक दृश्य है। ये सोचना कि कोई लिक्विडेटर को माफ कर सकता है। दुश्मन को खुद को बचाने के लिए छत्ते जैसी ढाल उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता। ग्रे अब इंसान नहीं दिखता। वो अपने विशाल ब्लेड से नीचे गिरता है और उसके प्रहार से हवा में झटके लगते हैं। ढाल चमकते हुए टुकड़ों में बिखर जाती है और मिस्टर कॉकी को चोट लगने से मौत हो जाती है। अब वो कमीना गंभीरता से सोच रहा है कि क्या वो जिससे लड़ रहा है वो इंसान भी है। उसे यकीन नहीं है कि ग्रे जिंदा भी है या नहीं। इस बीच हमारा लड़का खुद से यही सवाल पूछ रहा है, लेकिन अभी लड़ाई ही मायने रखती है। और हाँ, ये शैतान बहुत मजबूत है, लेकिन हमारा लड़का भी गणित करके इस कमीने को खत्म करने के लिए दृढ़ है। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि यह खतरा मिट नहीं जाता। वो एक और वार करता है और इस खौफनाक कमीने से खौफनाक सुनहरा खून बहने लगता है। जवाब में वो शैतान अगले लेवल की जुत्सु दिखाता है और आकाशीय पंख उगाता है। ऐसा लगता है कि वो समय के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दिन रात में बदल जाता है और चांद देवताओं की रोशनी की तरह चमकता है। ये काफी प्रभावशाली है और ग्रे इसे स्वीकार करता है, लेकिन इतना प्रभावशाली नहीं कि उसका आत्मविश्वास डगमगा जाए। वो पूरी ताकत से आगे बढ़ता है और लिक्विडेटर की गर्दन पर सीधा वार करता है, लेकिन हैरानी की बात है कि तलवार उसे छेद नहीं पाती। उसके चारों ओर फिर से एक अजीब ढाल है। फिर वो बकवास करना शुरू कर देता है जो सीधे मेरे सिर के ऊपर से उड़ती है। जाहिर तौर पर असली शाम के स्थल पर उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, या कम से कम ये कमीना यही दावा करता है। वो ग्रे से कहता है कि वो आसमान की ओर देखे और देखे कि वो वास्तव में कितना गहरा और गंदा है। खैर, हमारा लड़का उत्सुकता से ऊपर देखता है और एक चमकदार तारे जैसी चीज को पागलपन की तीव्रता से चमकता हुआ देखता है। फिर बूम, वो चीज एक लानत उल्का की तरह गिरती है और ग्रे का अस्तित्व मिटा देती है। लिक्विडेटर विजयी होकर खड़ा हो जाता है, पीछे छोड़े गए गड्ढे को घूरता है, पर शुक्र है पहले वाली रहस्यमयी चीज फिर से आ जाती है, ठीक समय पर सब कुछ वापस लाने के लिए और हमारे लड़के को एक ही मिशन के साथ अतीत में भेजने के लिए, जो है दुनिया को बचाना। वैसे उस रहस्यमयी आदमी का नाम क्रोनोस है। जाहिर तौर पर उसका और लिक्विडेटर का कोई इतिहास है।
पर कोई हमें नहीं बता रहा कि किस तरह का। तो फिर वापस हमारे लड़के पर आते हैं जो अपने पतन के तुरंत बाद एक शांतिपूर्ण हरे भरे इलाके में अपनी आंखें खोलता है। ये शांत और वाकई बहुत ही फोटोजेनिक है। पता चला कि वो अपने गृहनगर रेनाडो विलेज में है। सिर्फ अपने गृहनगर में नहीं बल्कि उसके पिछले संस्करण में वो लगभग 15 साल पहले में है। ऐसा लगता है कि क्रोनोस ने अपना वादा निभाया। ग्रे को दुनिया को बचाने के लिए एक आखिरी मौका देने के लिए समय में वापस भेज दिया गया है। अचानक उसके हाथ में तेज दर्द होता है। जब वो अपने हाथ को देखता है तो उसे अपनी कलाई पर बंधे घाव और पट्टियां दिखाई देती हैं। अब जब वो इस बारे में सोचता है तो यह उसके जीवन का वो समय था जब वो मूल रूप से बेल्डर और उसके गिरोह के लिए एक पंचिंग बैग था। लेकिन जीवन में इस नए मौके के साथ ये बहुत दयनीय होगा यदि वो अभी भी बदमाशी का शिकार होता है। फिर भी कोई रास्ता नहीं है कि वो उन लोगों से सीधे मुकाबला कर सके। भाई उनके स्तर से बहुत दूर है। पीछे मुड़कर देखने पर लिक्विडेटर को हराना भी एक सपने जैसा लगता है। वैसे भी उसे ये पता लगाना होगा कि इन बदमाशों से कैसे निपटना है या उसे फिर से वही दुख झेलना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि भाई को आराम नहीं मिल रहा है या मिल सकता है वो बस उन्हीं बदमाशों से टकरा गया है जिनसे वो सबसे ज्यादा डरता था। बेशक वे बेल्डर और उसके गुंडे हैं। चूंकि वे हाल ही में उग गए हैं इसलिए वे हमारे आदमी की तलाश में हैं। अच्छे पुराने जमाने की बदमाशी की अपनी परंपरा को जारी रखने के लिए उत्सुक है जैसे कि यह उनका नया धर्म है। वे उसके पैरों में एक अतिरिक्त तलवार फेंकते हैं और उसे उठाने का आदेश देते हैं। हमारा लड़का तलवार को घूरता रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे अभी तक समझ नहीं आया कि ये गुंडे क्या कर रहे हैं। आखिरकार 15 साल हो गए हैं इसलिए यादें थोड़ी धुंधली हो गई हैं। इस बीच बेल्डर को लगता है कि ग्रे जानबूझकर अनजान होने का नाटक कर रहा है इसलिए वो उसे उनकी हमेशा की नकली लड़ाई के बारे में याद दिलाता है। ये सुनकर ग्रे जल्दी से अपने घायल हाथ की ओर इशारा करके इन कीड़ों को दूर करने की कोशिश करता है। वो निमंत्रण के लिए आभारी है लेकिन दुर्भाग्य से वो शामिल नहीं हो सकता क्योंकि चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। लेकिन ऐसा लगता है कि भाई इन आवारा लोगों को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक वो तलवार उठाकर नहीं लड़ता। वे उसे ये भी आश्वासन देते हैं कि तलवारें पूरी तरह से कुंद हैं इसलिए चोट लगने की संभावना बहुत कम है। हालांकि ग्रे इस एहसास से नहीं उबर पाता कि चोट अभी भी संभव है। तलवार कितनी भी कुंद क्यों न हो वो लोहे का एक टुकड़ा ही है। गलत जगह पर एक गलत वार आपको स्वर्ग का एक तरफा टिकट बुक करा सकता है। खैर उसकी बात सही है। बॉल पर हल्का सा थपथपाने से आप असहनीय दर्द में जमीन पर गिर जाएंगे। लेकिन ये लोग ग्रे की बातों का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। बेल्डर वार करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे ग्रे की ना सुनना पसंद नहीं है इसलिए वो एक उग्र सांड की तरह उस पर हमला करने के लिए झपटता है। ग्रे को तलवार पकड़ने का समय दिया गया था लेकिन वो उठ चुकी थी और बेल्डर उस पर हमला कर चुका था। हमारे लड़के को यह हास्यास्पद लगता है कि यह आदमी इसे नकली लड़ाई कह रहा है जबकि वो अपनी ही मां से नाराज है। तभी ग्रे को एक पूर्व सैन्य डॉक्टर की बात याद आती है। उसकी तलवारबाजी में कभी सुधार नहीं होने का कारण बचपन में लगी एक चोट थी। अब जब वो इस बारे में सोचता है तो शायद यही वो चोट है जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और उसे एक छोटे बच्चे की तरह जीने पर मजबूर कर दिया। बेल्डर अपनी तलवार लेकर नीचे गिर जाता है लेकिन ग्रे दूर हो जाता है और वार को चकमा दे देता है। लेकिन गंभीरता से ग्रे खुद भी हैरान है कि वो वार को चकमा देने में कामयाब रहा। इस बीच बेल्डर का चेहरा इतनी प्रभावशाली फुर्ती देखकर झुंझलाहट से तमतमा जाता है। वो एक और वार करता है जिसे मेरा आदमी फिर से चकमा दे देता है। फिर उसके पैरों पर निशाना साधा गया एक तेज वार भी आसानी से टाल दिया जाता है। कमीने हमारे लड़के को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो एक मिशन पर निकले खून के प्यासे आदमी की तरह है जो अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचे गिराने के लिए दृढ़ है। लेकिन ग्रे कोकीन के नशे में दूत निंजा की तरह बच निकलता है। पहले तो ग्रे को लगा कि बेल्डर बस धीमा है लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि बेल्डर धीमा नहीं हुआ है वो खुद तेज हो गया है। भाई सचमुच हर वार को ऐसे चकमा दे रहा है जैसे उसे किराया देना हो। बेल्डर के गुंडे भी जो देख रहे हैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा लगता है जैसे ग्रे बिल्कुल अलग इंसान है। हो सकता है कि उसके पास पहले जैसा शरीर ना हो लेकिन उसके पास अभी भी हर लड़ाई की यादें हैं। उसके दिमाग में इतने सारे अनुभव होने के कारण उसका शरीर मूल रूप से ऑटो पायलट पर है। उसे उन हमलों से बचने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। फिर ग्रे ने इस तथा कथित नकली लड़ाई को जारी रखने के लिए तलवार पकड़ ली जो अब इतनी नकली नहीं लग रही थी। बेल्डर अपने अहंकार में डूब रहा था। ग्रे को अपने कुंड ब्लेड के नीचे कुचलने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे दोस्त को बहुत हो गया था। उसने पहली बार अपनी तलवार घुमाई। उसके जोरदार वार से अचानक झटका लगा और बेल्डर के हाथ में बहुत दर्द हुआ। इससे पता चलता है कि बेल्डर वास्तव में कितना दयनीय है। अगर ग्रे ईमानदार है तो वो वास्तव में यहाँ हारने वाला महसूस कर रहा है जो इतने कमजोर से लड़ रहा है। लेकिन उसका ये भी मानना है कि बेल्डर दया का पात्र नहीं है। वो एक ऐसा कमीना है जिसने ग्रे को तंग किया, उसका भविष्य छीन लिया और उसे इतना दुख पहुंचाया। इसलिए पूरे सम्मान के साथ ग्रे बेल्डर को उसकी ही सजा का स्वाद चखाने जा रहा है। अगले ही कदम पर ग्रे बड़ी ही आसानी से बेल्डर के हाथ से तलवार छीन लेता है जिससे वो तुरंत निहत्था हो जाता है। जहां बेल्डर को केवल अपमान का एहसास होता है वहीं ग्रे को एहसास होता है कि यह आदमी उससे भी बदतर है जितना उसने सोचा था। वो तलवार से बेल्डर की अक्षमता का मजाक उड़ाते हुए मौके का फायदा उठाता है। एक ही वार में बेल्डर की तलवार उड़ जाती है। फिर भी निहत्था होना कोई बड़ी समस्या नहीं है। आखिरकार बेल्डर ही था जिसने कहा था कि लड़ाई में इन कुन ब्लेड का इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित है। ग्रे बिल्कुल पागल हो रहा है। ब्लेड को इतनी तेजी से घुमाता है कि वो बेल्डर की त्वचा को काट देता है।
जिससे खून बहने लगता है। जैसे जैसे स्थिति गंभीर होती है, बेल्डर के घुटने कमजोर हो जाते हैं और झुक जाते हैं। जरा रुकिए, ग्रे को लगा कि वो खून ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा है। तो इस कमीने से खून कैसे बहने लगा? जब वो पुष्टि करने के लिए अपने ब्लेड को देखता है तो उसे पता चलता है कि यह वास्तव में खून है। हालांकि अगर यह एक तेज तलवार होती तो यह आदमी वास्तव में मर सकता था। अब आइए स्थिति से ध्यान न हटाएं। ग्रे ब्लेड को सटीक रूप से घुमाता है, जिससे उसके कई दांत टूट जाते हैं और बेल्डर की नाक से बहुत खून बहता है। मेरा आदमी इस कमीने से बहुत बड़ा है, उसे जिंदगी भर के लिए ठंड लग रही है। घमंडी कमीनों को रोते हुए देखना हमेशा ही बहुत मजेदार होता है। ऐसा लगता है कि बेल्ड को उसकी पूरी जिंदगी के लिए नीचा दिखाने के लिए इतना काफी है। ओह, लगता है मैंने जल्दबाजी में बोल दिया। इस कमीने ने अभी भी सबक नहीं सीखा है। उसने अपने गुंडों को आदेश दिया है कि हमारे लड़के को पकड़ो और उसे तब तक पीटते रहो जब तक वो पूरी तरह से बर्बाद न हो जाए। गुंडे स्पष्ट कारणों से आगे बढ़ने से हिचकिचाते हैं। उन्होंने अभी अभी अपने बॉस को एक दयनीय कुत्ते की तरह पिटते देखा है, इसलिए यह कोई मतलब नहीं है कि हम भी उसी भाग्य के लिए तैयार रहे, भले ही उनके पास इससे बचने की शक्ति हो। उनमें से एक ने सुझाव दिया कि वे ग्रे पर काबू पाने के लिए एक साथ हमला करें। तीनों तुरंत कार्रवाई में कूद पड़ते हैं, हमारे लड़के को हर दिशा से घेर लेते हैं। हालांकि ग्रे हमेशा की तरह बेपरवाह है। अगर ये लोग अपनी मौत की इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मेरा आदमी इससे भी ज्यादा तैयार है। हर कोई उस पर हमला करता है, उसे यहीं खत्म करने के इरादे से। शुरुआत में ग्रे को इन आवारा लोगों से थोड़ी सहानुभूति थी और उसने उन्हें छोड़ने का फैसला किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जब तक वे सबक नहीं सीख लेते वे रुकने वाले नहीं है। इसलिए वो इन गटर गोबलिन को वही देता है जिसके वे हकदार है। कुछ ही देर बाद उनके चेहरे एक बबून की पीठ की तरह सूज जाते हैं, जो एक कठोर फेस मसाज के बाद होता है। एक बार फिर ग्रे को यह हास्यास्पद लगता है कि मानव रूप में ये रोते हुए इमोजी उसके सबसे बुरे सपने हुआ करते थे। उसे याद आता है कि यह समूह वर्तमान में सीरिया के तलवारबाजी डोजो के छात्र है। बेल्डर स्वीकार करता है कि वे उस डोजो के छात्र है। हालांकि वे हाल ही में नहीं आए हैं, क्योंकि इन दिए हुए बिस्किटों को लगता है कि वे पहले से ही काफी शक्तिशाली है। हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए ये बहुत कम मानक है जिसे काफी मजबूत माना जाता है। ऐसा नहीं है कि ग्रे खुद डोजो से बहुत उम्मीद करता है, वो डोजो में शामिल होने में रुचि दिखाता है, इसलिए वह चाहता है कि ये गुंडे उसके रेफल के रूप में काम करें। बेल्डर अनुरोध को पूरा करने से इनकार कर देता है। आखिरकार वो परिणाम की कल्पना नहीं कर सकता है जब उसके मालिक को पता चलेगा कि उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है। ग्रे को पता है कि इन लोगों से कैसे निपटना है। वो इन बेवकूफों को डराने के लिए अपनी तलवार घुमाता है और उन्हें संकेत देता है कि अगर वे नहीं माने तो क्या होगा। मजेदार बात यह है कि यह छोटी सी धमकी चमत्कारी काम करती है। बेल्डर न केवल विनम्र होता है बल्कि पिटाई से उसकी गति चीते जितनी हो जाती है। वो अपने दोस्तों को पीछे छोड़ते हुए जल्द से जल्द डोजो तक पहुंचने के लिए सड़क पर तेजी से दौड़ता है। कुछ देर बाद वे शहर में प्रवेश करते हैं। चलते चलते बेल्डर अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है कि ग्रे डोजो में शामिल होने में क्यों रुचि रखता है। पता चला कि इस डोजो में अकादमी के लिए एक सिफारिश स्लॉट है। हमारे लड़के को और कुछ नहीं कहना पड़ता, क्योंकि उसे यकीन है कि बेल्डर इतना परिपक्व है कि वो समझ सकता है कि उसका मुख्य लक्ष्य क्या है। उनमें से एक को आश्चर्य होता है कि ग्रे को अकादमी में शामिल होने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है जब वो पहले से ही काफी शक्तिशाली है। इन कमीनों को नहीं पता मेरा लड़का इतना कम मानदंड नहीं रखता है। उसके पास पर्याप्तता की अपनी परिभाषा है। उसे वो दिन अच्छी तरह याद है जब इंसान के सारे हीरो पलक झपकते ही सुअरों की तरह मारे गए थे और वो दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक थे। हीरो की तो बात ही छोड़िए, वो अपनी सारी ताकत के बावजूद उस कमीने को छू भी नहीं सकता था। भगवान ही जानता है कि उस कमीने को हराने के लिए उसके पास कितनी ताकत होगी। हालांकि उस समय वो पूरी तरह से निराश नहीं था। जिस पल उसे वो काली शक्तियां मिली उसे लगा कि वो एक सर्वशक्तिमान प्राणी है जो किसी भी चीज को तबाह कर सकता है। लेकिन उसे रोकने वाली बात थी तलवार चलाने का हुनर न होना। वो तलवार चलाने वाले संत से सीखी हुई कुछ तरकीबों पर निर्भर था। अगर उसने तलवार चलाने का थोड़ा और प्रशिक्षण लिया होता, ठीक वैसे ही जैसे तलवार चलाने वाले संत ने लिया था, तो उसे पूरा यकीन है कि वो अकेले ही युद्ध का रुख मोड़ सकता था। शायद इसीलिए क्रोनोस ने उसे यहाँ भेजा था ताकि वो तब तक कड़ी मेहनत करे जब तक कि वो उस काली रहस्यमयी शक्ति को फिर से चलाने के लायक न हो जाए। कुछ देर बाद हम उस गुरु से मिलते हैं जिसके बारे में वो गुंडे बात कर रहे थे। एक आम नागरिक से झगड़ा करने के लिए ग्रुप को खूब डांट पड़ रही है और सबसे बुरी बात, उस आम नागरिक को चुनौती देने के बाद उन्हें शर्मन हार मिली। ये डराने वाली महिला तलवारबाजी डोजो इंस्ट्रक्टर सीरिया है। बेल्डर ने सफाई देने की कोशिश की कि वे वास्तव में किसी को धमकाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। ये सिर्फ एक दिखावटी लड़ाई थी। बेचारे को अपने झूठ के लिए करारी हार का सामना करना पड़ा। इतनी बड़ी हार कि वो इस वन वे टिकट के साथ चांद पर पहुंच जाता। उसके गुंडे डर से कांप रहे हैं। काश वे आज बच पाते। डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, उसने अभी जो स्टंट किया है वो इन मूर्खों को एक छोटा सा सबक सिखाना था। अगर वे किसी निहत्थे व्यक्ति की पिटाई को दिखावटी लड़ाई कहते हैं तो उसने जो किया वह भी दिखावटी लड़ाई में गिना जाता है। वो अपनी तलवार बेल्डर के बदसूरत चेहरे पर तानती है और उसे तुरंत डोजो से बाहर निकाल देती है। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उसके गुंडे भी उसके साथ हो जाते हैं। इसके साथ ही वे घटिया गुंडे अपने घटिया हारे हुए नेता को लेकर दयनीय ढंग से बाहर निकल जाते हैं। वो तुरंत घूमती है, अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और अपने नए भर्ती हुए छात्र से अपने पुराने छात्रों की ओर से माफी मांगती है
है जिन्होंने उसे बहुत परेशान किया था। मेरा साथी माफी को नजरअंदाज कर देता है। वापस काम पर उसने सुना है कि वो अकादमी में अपनी सिफारिश चाहता है, जिस पर मेरा साथी सहमत है। चूंकि बिल्डर और उसकी दूसरी दर्जे की टीम ने उसे बहुत परेशान किया है, इसलिए वो उसके लिए सिफारिश पत्र लिखने को तैयार है। हालांकि ऐसा करने से पहले वो चाहती है कि वो अपनी योग्यता साबित करे। दोनों प्रतियोगी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, हाथों में लकड़ी की तलवारें लिए। सीनियर होने के नाते वो उदारतापूर्वक उसे पहले वार करने का मौका देती है और इस तरह वार पलटवार शुरू होता है। वे इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं कि सचमुच उनके पीछे केवल उनके भयानक वारों के निशान रह जाते हैं। इस बीच सीरिया अपना काम करती है, जो कि हमारे लड़के की क्षमताओं का आंकलन करना है। वो बता सकती है कि उसकी तलवारबाजी उसकी उम्र के हिसाब से काफी व्यवहारिक है। ऐसा लगता है जैसे वो पहले भी अनगिनत लड़ाइयां लड़ चुका है। अब ये समझ में आता है कि उन मूर्खों को एक ही व्यक्ति ने क्यों हराया। उसकी शैली ज्यादातर खुद से सीखी हुई है, लेकिन कई बार उसकी तलवारबाजी अकादमी में सिखाई गई तलवारबाजी से मिलती जुलती दिखती है। इसका मतलब है कि किसी ने उसे सिखाया होगा। हालांकि उसकी तकनीक अभी भी कच्ची है, लेकिन एक बात तो पक्की है, उसके पास बहुत सारी कच्ची प्रतिभा है जिसका दोहन और इस्तेमाल किया जाना बाकी है। उसे असल में एक अंदर हीरा मिल गया है। अब जब उसने उसका आंकलन कर लिया है तो वो आखिरी वार के साथ द्वंद्व को समाप्त करने का फैसला करती है। मेरा लड़का खुद को तैयार करता है और बिना किसी मेहनत के उसके हमले को रोक देता है। यह मुकाबला नृत्य एक बार फिर शुरू होता है। भाई सचमुच उसके हर हमले को ऐसे रोक रहा है जैसे उसे नुकसान से एलर्जी हो। इससे महिला चिंतित हो जाती है। उसकी ओर से झिझक की कमी उसे परेशान कर रही है। ऐसा लगता है कि वो कोई भी हमला करने की कोशिश करे, लेकिन वो उसे नहीं रोक सकता। उसे खुद पर भी गुस्सा आने लगता है, ये सोचकर कि उसे इस नकली लड़ाई में अपना सब कुछ झोंक देना होगा, जो कि इस युवा बंदूक की क्षमता का आंकलन करने के लिए थी। वो इस हद तक डर जाती है कि उसे डर लगने लगता है। एक पल के लिए वो किसी राक्षसी प्राणी की तरह दिखता है जो कुछ बड़ा करने वाला है। हमारे आदमी के आखिरी वार को आसानी से सहने के बाद उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक बेतुका वार था। उस पागल वार के बाद ग्रे थक जाता है और उसकी ऊर्जा का स्तर गिर जाता है। महिला उसे उदास देखती है और इसे उसकी रक्षा में कमजोरी समझती है, इसलिए वह एक उग्र बिल्ली की तरह झपटती है, लेकिन मौके पर ही खुद को मात पाती है। दूसरे ब्रह्मांड से आए वजल की बेटी को शब्द नहीं सूझ रहे थे, क्योंकि उसे लगा था कि उसे जीत की चाल मिल गई है और वह हमारे लड़के पर वार करने के लिए तैयार है। उसके लिए पासा पलट जाता है। टूटी हुई लकड़ी की तलवार जमीन पर गिर जाती है और ग्रे खुद को स्तब्ध पाता है। एक पल के लिए उसे उसी काली शक्ति का रास्ता मिल जाता है जो उसे लिक्विडेटर के खिलाफ अपनी लड़ाई में मिली थी। तथ्य ये है कि उसने अब उसी शक्ति का संकेत दिया है। इसका मतलब है कि अतीत में वापस जाने के बाद भी उसके पास अपनी क्षमताएं हैं। लेकिन फिर ऐसा होता है, एक दर्दनाक कमी उसके शरीर को इतना दर्द देती है कि वो घुटनों के बल गिर जाता है। वो खड़ा भी नहीं रह पाता, जबकि सरिया उसकी हालत देखकर घबरा जाती है और मदद करना चाहती है। अपनी शक्ति का एक अंश इस्तेमाल करने के बाद भी ग्रे को एहसास होता है कि उसका वर्तमान शरीर उसकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने में असमर्थ है। फिर भी वो अपने शरीर के कांपने के बावजूद फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का दृढ़ संकल्प जुटाता है। उसे ये बताने के बाद कि वो ठीक है, ग्रे खुद को अपने विचारों में खोया हुआ पाता है। उसे एहसास होता है कि वो मुश्किल से खड़ा हो सकता है, जो इस बात पर जोर देता है कि उसे अपनी क्षमताओं का कितना कुशल होना होगा। ओह, वो अपने सामने अनुभवी तलवारबाज को अपनी शक्ति के बारे में जानकारी देने के बारे में भी सोच रहा है। सारा उसे बस खोई और भ्रमित देखती है। इस बीच हमारा लड़का स्थिति का स्पष्ट दिमाग से आकलन करता है और निष्कर्ष निकालता है कि उसे जो हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। आखिरकार उसकी हास्यास्पद कहानी पर कौन विश्वास करेगा, और ऐसा भी नहीं है कि वो अपनी काली शक्तियों को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए वो एक मासूम बहाना बनाता है कि उसने खुद पर बहुत अधिक दबाव डाला, लेकिन तलवार चलाने वाले को एक पल के लिए भी उस पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि वो इस बहाने से कितना हास्यास्पद लग रहा है। जब वे पहले ही सुस्त हथियारों से लड़ रहे थे तो वो उसकी लकड़ी की तलवार नहीं काट सकता था। वो इतनी चतुर दिखाई देती है कि उसे समझ आ जाता है कि ग्रे उससे कुछ छिपा रहा है। वजल की बेटी अपनी बची हुई तलवार हमारे लड़के की तरफ दिखाती है, जिससे ग्रे पूछता है कि क्या कुछ गड़बड़ है। जिस तरह से वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, उससे साफ है कि वो अभी किसी भी बात पर चर्चा नहीं करना चाहता है। उसे चुनौती देने के बजाय वो उसके फैसले का सम्मान करती है और अकादमी में सिफारिश पाने में उसकी शुरुआती दिलचस्पी के बारे में पूछती है। हमारा लड़का इस बात की पुष्टि करता है, ये बताते हुए कि उसने सुना है कि वो उसकी मदद कर सकती है। सा भी इससे इनकार नहीं करती है। वो इस बात पर जोर देती है कि सिर्फ अपने अधिकार से वो उसे रॉयल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप में सिफारिश पाने में मदद कर सकती है, जो उनके राज्य का सबसे अच्छा शैक्षणिक संस्थान है। लेकिन हैरानी की बात है कि वो ग्रे को उस संस्थान में जाने की सलाह देने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है और कहती है कि ग्रे अकादमी के लिए अयोग्य है। उसकी ठंडी बातें उसे किसी तलवार से भी ज्यादा चुभती हैं। ग्रे खुद को अंदर ही अंदर कोसने लगता है, अपनी काबिलियत पर शक करने लगता है और यह स्वीकार करता है कि वो बहुत कमजोर है। उसका आखिरी हमला उस लड़ाई में उसका एकमात्र उल्लेखनीय काम था। लेकिन रुकिए, सरिया ने बात खत्म नहीं की है। वो अपने विचारों को जारी रखती है, ये तर्क देते हुए कि रॉयल अकादमी जाने के बजाय बच्चे को विश्व संघ अकादमी जाना चाहिए। ये कितना बड़ा ट्विस्ट है। ये खुलासा उसे ट्रैकून से भी ज्यादा गहरा आघात पहुंचाता है। हालांकि रॉयल अकादमी उनके देश की सबसे बेहतरीन अकादमी है, लेकिन विश्व संघ अकादमी पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इस संस्थान को तलवारबाजी का शिखर माना जाता है। ग्रे के पास शब्द नहीं है, क्योंकि यही जादू अकादमी सबसे मजबूत युद्ध दस्ते का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें तलवार से
एमी भी शामिल है। वो तुरंत सरिया का सामना करता है और सवाल करता है कि क्या वो ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान में जाने के लिए योग्य भी है। मजेदार बात यह है कि लड़की उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है और कहती है कि अभी जिस हालत में है उसके लिए दरवाजे से अंदर जाने का कोई मौका नहीं है। तलवार चलाने वाले को पता है कि ग्रे भी उसकी कमियों को लेकर चिंतित है, खासकर जब बात उसके शरीर की दयनीय हालत की हो। रॉयल एकेडमी की बात करें तो वह अपनी तलवारबाजी के दम पर चमत्कार कर सकता है, लेकिन वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के लिए ऐसा नहीं है। तो हाँ, अगर वो कड़ी मेहनत नहीं करता है तो वो बर्बाद हो जाएगा। सेरिया भी हैरान है। बच्चे में तलवारबाजी की अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन फिर भी उसका शरीर एक स्टिकमैन जैसा है। संदेह पैदा होने लगा है, जिससे ग्रे को चिंता होने लगी है कि वर्ल्ड यूनियन एकेडमी में उसे किन भयानक विरोधियों का सामना करना पड़ेगा। यह आसान नहीं है, और उसके मौजूदा शरीर के साथ तो यह संभव भी नहीं है। सारा उसकी इस हालत को देखकर बताती है कि वो कैसे हार मान लेता है, जबकि अकादमी की प्रवेश परीक्षा में अभी पूरे 9 महीने बाकी है। ग्रे को अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है, इसलिए उसे लगता है कि इतने समय में भी वो हार नहीं मानेगा। सारा की कोशिशों के बावजूद ग्रे यह मानता है कि इतने कम समय में वो उसे एक मौका देता है। तलवार मास्टर चाहता है कि वो आने वाले 9 महीनों तक उस पर भरोसा करे, क्योंकि इस दौरान वो उसे नरक जैसी स्थिति से गुजरने के लिए मजबूर करेगी। हाँ, मुझे लगता है कि वो डेविड गोगिंस को नौकरी पर रखेगी और उसे 3 अल्ट्रा मैराथन दौड़ाने और 6000 पुल अप्स करवाने के लिए कहेगी। खैर, ग्रे ये स्वीकार करता है कि वो परेशान नहीं होना चाहता, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। खुद को तैयार घोषित करते हुए वो उम्मीद करता है कि तलवार मास्टर उसका अच्छा ख्याल रखेगा। सारा को उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति पसंद आती है। पहले तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यह एक अच्छा संकेत है कि वे सकारात्मक शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वजल की बेटी आधिकारिक तौर पर उसकी नाटकीय ट्रेनिंग की शुरुआत की घोषणा करती है, माहौल तुरंत डर में बदल जाता है। ग्रे की दर्दनाक परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। वो गोकू की तरह ट्रेनिंग करता है और ईमानदारी से उसकी तरह खाता भी है। वो वास्तव में उसे एक भारी चरण से गुजरने के लिए मजबूर कर रही है। उसे कुछ संदिग्ध भोजन से भी निपटना पड़ा, लेकिन उसकी शिक्षिका निर्दयी थी और उसे हर तरह से तैयार कर रही थी। उनकी तलवार की लड़ाई वैसी ही चलती रही, जिसका लक्ष्य उसकी तकनीक को निखारना था। और फिर 8 महीने ऐसे ही बीत गए। ग्रे को बधाई कि उसने इतनी लंबी ट्रेनिंग के बाद अपनी पतली काया हासिल की। यहाँ तक कि सारा भी उसकी काया की तारीफ कर रही है। अब जब वे इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, तो उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वो अब असली दुनिया में जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसका सहज रवैया ग्रे को भ्रमित करता है, क्योंकि प्रवेश परीक्षा में अभी पूरा 1 महीना बाकी है। वजल की बेटी हमारे बेटे को याद दिलाती है कि उसे प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत समय यात्रा में बिताना होगा, इसलिए उसे जल्दी जाना होगा। आभार जताने के लिए सारा उसे पैसे से भरा एक बैग देती है, जिससे उसकी यात्रा आसान हो जाती है और महीने भर का खर्चा चल जाता है। अब वो एक सच्ची शिक्षिका है। जहाँ तक हमारे बेटे की बात है, तो वो अभी भी इतनी जल्दी जाने के विचार से खुश नहीं है। उसकी जबरदस्ती उसे दुखी करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी शिक्षिका उसे बोझ समझकर दूर धकेल रही है। उसके जवाब पर मुस्कुराते हुए वो सोचती है कि वो स्थिति को जटिल बना रहा है। अचानक ग्रे पास में एक राक्षस के घोंसले की अफवाह लेकर आता है, जिससे सीरिया का ध्यान आकर्षित होता है। वो ये भी बताता है कि सुरक्षा गार्ड की कमी के कारण गांव पूरी तरह से असुरक्षित है। तलवारबाज घोंसले के अस्तित्व की पुष्टि करता है और साथ ही यह भी कि इसे हाल ही में खोजा गया था। साथ ही वो उस पर मुस्कुराती है और विश्वास करती है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। अगर सबसे बुरा हुआ तो उन्हें मदद के लिए शाही राजधानी पर निर्भर रहना पड़ेगा। ग्रे चिंतित है, लेकिन उसे लगता है कि उसे बिना किसी चिंता के अपनी परीक्षा देने पर ध्यान देना चाहिए। उसे पूरा यकीन है कि उसके शिक्षक उससे झूठ बोल रहे हैं ताकि उसे चिंता न करनी पड़े। शाही राजधानी कभी भी एक छोटे से गांव में मदद नहीं भेजेगी, और जब गांव पर राक्षस हमला करते हैं और उसे तबाह कर देते हैं, तो इसका नतीजा सारा की क्रूर मौत के रूप में होगा। अपने मूल जीवन में उसे पता चला कि वो अकेले ही युद्ध लड़ रही थी। खैर, वो उसे ये सब नहीं बताता है और बस स्थिति को स्वीकार करता है। इस समय उसकी मदद करने के लिए अपने शिक्षक को धन्यवाद देता है। ग्रे सारा की मुस्कान पाकर तुरंत जाने की योजना बनाता है। वो और उसके 2 बड़े व्यक्तित्व उसके पास जाने के लिए दुआ कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद हमें एक दृश्य मिलता है, जिसमें वो घोंसले तक पहुंचने के लिए एक खतरनाक रास्ते से गुजर रही है। यहाँ इंसानों के कंकाल के अवशेष पैरों पर चेतावनी के तौर पर भयानक तरीके से लटके हुए हैं। सारा स्काउट से मिली जानकारी का उपयोग करके घोंसले का पता लगाने की कोशिश कर रही है। खून के निशान देखकर उसे पता चल जाता है कि आगे खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, तलवारबाज अपने शिष्य की जानी पहचानी आवाज सुनकर घबरा जाता है। पेड़ की डाल पर बैठा तलवारबाज अपने गुरु से पूछता है कि इतनी रात को उसका प्रिय गुरु कहाँ जा रहा है। अचानक से वो अंदर आता है और पूछता है कि जब उसे अकादमी पर ध्यान देना चाहिए तो वो यहाँ क्या कर रहा है। वो जमीन पर गिरकर उसे ताना मारता है कि जब उसे उससे सवाल पूछने चाहिए तो वो उससे सवाल क्यों पूछ रहा है। उसने उससे झूठ बोला था कि वो घोंसले की स्थिति को नजरअंदाज करेगी और शाही राजधानी को इसे संभालने देगी। सारा बहाना बनाते हुए बताती है कि शाही राजधानी ने अपने निजी मामलों के कारण आने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने खुद ये काम संभाला। उसे अपनी तलवार की क्षमता पर भरोसा है। उसे विश्वास है कि घोंसले में जो कुछ भी है वो उसे हरा सकती है। खासकर स्काउट की रिपोर्ट मिलने के बाद
सारा बताती है कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक कुलीन राक्षस होगा और उसके गुर्गे लगभग 50 प्राणियों के अलावा बॉस होते हैं। वो जानती है कि राक्षसों से लड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो जाने से नहीं रुकती। वैसे ग्रे भी मानता है कि एक कुलीन राक्षस इतना ताकतवर नहीं होता, कम से कम इतना तो नहीं कि वो उसकी जैसी औरत को हरा सके। हालांकि राक्षसों के बारे में एक बात यह है कि उनका अनोखा फायदा उनके दिमाग और भारी संख्या में होने के कारण होता है। उस घोंसले में उनकी इतनी तादाद होने के कारण अगर वे सारा को घेरने और उस पर हावी होने में कामयाब हो जाते हैं तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। इसके अलावा हमारे लड़के को एक बात का पूरा भरोसा है, अपने पिछले जीवन के बारे में उसे जानकारी होने के कारण सारा को अकेले मिशन पर जाने देना उसे मौत के मुंह में भेजने जैसा है और अंत में गांव भी तबाह हो जाएगा और कोई रक्षक नहीं बचेगा। यह वो अंधकार में भविष्य है जिसका अनुभव वो पहले ही कर चुका है। इसे ध्यान में रखते हुए युवा शिष्य उसके साथ मिलकर काम करने का अनुरोध करता है, लेकिन उसके गुरु दयालु नहीं होते हैं और कहते हैं कि वह अपने आप में बहुत अच्छी है, बजाय इसके कि उसे ये समझाने में समय बर्बाद करे कि वो काफी नहीं होगी। ग्रे चतुराई से उसे बताता है कि वो असली युद्ध का अनुभव हासिल करना चाहता है। वो उसे अपराध बोध भी कराता है और पूछता है कि क्या उसे डर है कि वो उसके रास्ते में एक बोझ बन जाएगा। हालांकि वो होशियार है, लेकिन उसके गुरु ने उसकी बात को हास्यास्पद बताया। उनके कौशल में अभी भी लगभग एक जैसा अंतर है, इस हद तक कि वो उनके नकली युद्धों के दौरान उसे लड़ने में संघर्ष करती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी सारा अपने शिष्य को याद दिलाती है कि एक असली लड़ाई बहुत अलग होती है, खासकर जब आप इस तरह के राक्षसी घोंसले को ध्यान में रखते हैं। इस कार्य में बहुत खतरा है, यही कारण है कि वो नहीं चाहती कि ग्रे अपनी जान जोखिम में डाले, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि उसे युद्ध का अधिक अनुभव न हो। उसका शिष्य उसकी सजा सुनकर तबाह हो जाता है। आखिरकार सीरिया उसके रुख से नहीं हट रहा था, इसलिए वो एक आखिरी उपाय के लिए जाता है, एक विचार जो वो अपने गुरु के साथ साझा करना चाहता है। पहले तो वो हैरान रह जाती है जब तक कि ग्रे सीधे उसे लड़ाई के लिए चुनौती नहीं देता, उसे सुलाने का वादा करता है और फिर खुद ही राक्षस का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। शिष्य ने अभी अभी अपने गुरु को असली लड़ाई के लिए चुनौती दी है, उसकी तलवार उसकी ओर इशारा कर रही है। ग्रे उसके जवाब का इंतजार करता है, ये जानकर कि उसकी छात्रा भी उतनी ही जिद्दी है। सारा हार मान लेती है, वो नहीं चाहती कि वो अकेले आगे बढ़े, इसलिए वो साथ जाने के उसके पिछले सुझाव पर वापस आ जाती है। उसे बस इस बात की परवाह है कि वो एक टुकड़े में वापस आए। और हाँ, वन पीस असली है। दोनों एक साथ मिलकर राक्षसों का सामना करने के लिए जंगल में जाते हैं। शूरवीर बुरा होता जाता है और अंत में गुरु और शिष्य को भोसले का स्थान पता चल जाता है। बुद्धिमान राक्षस अपने वातावरण का अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं। उन्होंने एक ऐसा घोंसला बनाया है जिसमें कोई भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता है। सारा को लगता है कि प्राणियों को अपनी क्षमता पर भरोसा होना चाहिए, जबकि ग्रे का तर्क है कि यह वास्तव में उन दोनों के लिए अधिक नुकसानदायक है क्योंकि उन्हें सावधानी से लड़ना होगा। सुरक्षित दूरी से देखने पर वो हैरान रह जाती है। समूह के बीच बॉस कहीं नहीं है, जिससे उसे आश्चर्य होता है कि क्या वो अपने तंबू में छिपा है। अगर ऐसा है तो यह उनके लिए अच्छा है क्योंकि इस तरह वे कई गुर्गों को मार सकते हैं इससे पहले कि वे कुलीन राक्षस का सामना कर सके। युद्ध की रणनीति पर चर्चा करने के लिए सीरिया अपने छात्र को एक तरफ से राक्षसों को निशाना बनाने का निर्देश देती है, जबकि वो दूसरी तरफ कवर करने जा रही है। योजना को तुरंत क्रियान्वित करते हुए दोनों हाथ में तलवार लेकर कार्रवाई में जुट जाते हैं। मुकाबला शुरू होता है। इससे पहले कि राक्षस स्थिति को समझ पाते, राक्षसी सारा पहले ही उन पर हमला कर देती है। एक सांप सिर पर वार करती है, जिससे राक्षस का सिर फुटबॉल बन जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। पहले राक्षस के गिरते ही बाकी सभी अपनी भाषा में एक दूसरे पर बड़बड़ाते और दहाड़ते हैं। पूरा समूह क्रोधित हो जाता है और घुसपैठियों को मारने के लिए अपने हथियार तैयार करते हुए सीधे हत्या मोड में आ जाता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा लड़का जिस तरह से भीड़ का कत्लेआम कर रहा है उससे वो जानवर मोड में आ गया है। यह आदमी एक व्यक्ति सेना है जो एक साथ कई राक्षसों को काट रहा है। सारा भी वैसी ही है। पापा वजल से सीखे अपने हुनर का प्रदर्शन कर रही है। दोनों को कोई रोक नहीं सकता। ग्रे और सीरिया एक दूसरे का पूरा साथ देते हैं। कुछ ही मिनटों में सामने आने वाला हर राक्षस उनके सामने ढेर हो जाता है। वैसे वो ग्रे के असली युद्ध में दृढ़ निश्चय से काफी प्रभावित है। वो पहले कभी इतना तैयार नहीं था। उसने अपने मालिक को भी सावधान रहने की चेतावनी दी है, लेकिन एक बात यह है कि इस स्थिति में कुछ ऐसा है जो उसे बुरा महसूस करा रहा है। ये लड़ाई उनके लिए बहुत आसान रही है, वाकई बहुत आसान, क्योंकि अगर सारा को इस तरह का सामना करना पड़ा तो वो बिना उसकी मदद के भी उन सभी को अकेले ही हरा सकती थी। और यह बात उसे बेचैन कर देती है क्योंकि तंबू के अंदर जो कुछ भी है वो अब तक उनके सामने आई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा भयानक होने वाला है। इस बात की चर्चा करते हुए उस प्राणी की खतरनाक आंखें अंधेरे तंबू से उसे दूर से घूर रही है। ग्रे जैसे ही उस प्राणी की आंखों के संपर्क में आता है वो डर जाता है। अपनी ताकत के बावजूद वो डर जाता है और अपने मालिक से कहता है कि उन्हें तुरंत वहां से जाना होगा। सीरिया को भी समझ नहीं आता कि उसे अचानक क्या हो गया है। बिना कुछ बताए वो उसे इतनी डरी हुई आवाज में भागने के लिए कहता है कि सारा उससे सवाल नहीं करती, वो बस उसके निर्देशों का पालन करती है और उसके पीछे भाग जाती है। जब वे भाग रहे होते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि वे बच निकलेंगे, लेकिन नहीं,
क्योंकि उनका भयानक प्रतिद्वंद्वी सचमुच आसमान से एक बड़ी सी छलांग लगाता है। जब राक्षस जमीन पर अपने पैर रखता है तो ग्रे डर जाता है और साहसी मनुष्यों का सामना करता है। सरिया के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। वो बताती है कि बॉस राक्षस खुद उनसे लड़ने के लिए आया है। लेकिन फिर ग्रे एक ऐसा धमाका करता है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। ये बॉस राक्षस बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही वो असली बॉस का पता बताने वाला होता है, पीछे से एक राक्षसी आवाज उन पर गरजती है। इस भड़काऊ दहाड़ से दूसरे जीवों का एक झुंड उनका पीछा करने के लिए निकल पड़ता है। सारा के लिए ये रोमांचक शोर बहुत तेज है, लेकिन राक्षसों के लिए यह उन्हें युद्ध के भूखे पागलों में बदल चुका है। सारा डर से कांप रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक और जीव है जो एक कुलीन राक्षस से भी ज्यादा डरावना और चिंतित है और वो पूरे समूह को नियंत्रित कर रहा है। अंत में ग्रे बताता है कि उनका मुकाबला एक राक्षस जनरल से है। वो राक्षसों के घोंसले का असली मालिक है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, वे इस समय सचमुच बीच में फंसे हुए हैं। एक तरफ कुलीन राक्षस है जो उनके भागने का रास्ता रोक रहा है। वापस जाना भी कोई विकल्प नहीं है क्योंकि घोंसले के असली मालिक के साथ एक बड़ी भीड़ उनका इंतजार कर रही है। सारा ये जानकर हैरान रह जाती है कि वे अपने स्तर के राक्षस का सामना नहीं कर सकते। उनके पास जीतने का एक ही मौका है कि वे अपने सामने वाले कुलीन राक्षस को मार डाले और भाग जाए। तो वो ठीक वैसा ही करती है, उस राक्षस पर हमला करती है और उसके हथियार से उसका सामना करती है। इस लड़ाई को जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वो एक मौका ढूंढती है और उस राक्षस के शरीर पर एक तेज वार करती है। घाव से खून बहने लगता है और आमतौर पर इसे एक अच्छा संकेत माना जाता है, लेकिन जब वो देखती है कि घाव फिर से भर रहा है तो उसकी चिंताएं और बढ़ जाती है। इस बीच हमारा लड़का अकेले ही दर्जनों राक्षसों से लड़ रहा है और राक्षस जनरल की क्षमताओं के बारे में अपनी जानकारी साझा कर रहा है। जाहिर तौर पर उसकी दहाड़ राक्षसों की ताकत और ठीक होने की गति को काफी बढ़ा देती है। मूल रूप से वे स्टेरॉइड के नशे में धुत एक कुलीन राक्षस के खिलाफ है। एक सामान्य राक्षस को हराना भी इस समय इतना मुश्किल है कि ग्रे को भी मुश्किल हो रही है। राक्षसों में से एक पर वार करते हुए वो सारा को अपनी पीठ ढकने के लिए कहता है। वो उसे युद्ध को कुछ देर के लिए टालने का निर्देश देता है, जिससे वो सवाल करने लगती है कि उसने किस तरह की चमत्कारी रणनीति बनाई है। इस पर हमारे लड़के ने कहा कि ऐसी स्थिति में उनके सामने एक ही लक्ष्य होता है और वह है सबसे बुरे राक्षस को मारना जो अपने गिरोह के पीछे छिपा है। अस्तित्व की लड़ाई तब शुरू होती है जब ग्रे अपनी तलवार से एक राक्षस को मारता है जो चारों ओर से घिर जाने से परेशान होता है। वो तलवार को हटा देता है और पाता है कि एक और राक्षस उस पर निशाना साध रहा है। वो दुश्मनों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, लेकिन लापरवाही में वो इतनी ताकत का इस्तेमाल कर देता है कि उसकी तलवार टूट जाती है। यह वाकई परेशान करने वाला है क्योंकि अब उसके पास वो एकमात्र हथियार नहीं है जिस पर उसे भरोसा है। वो उन्नत राक्षस के नीचे की ओर वार को चकमा देता है और अपनी अतिरिक्त तलवार निकालने में अपना ध्यान केंद्रित करता है। हाँ, यह अब तक का सबसे चतुर मुख्य पात्र है। दूसरी तलवार रखने का मतलब है तैयार रहना। वैसे भी ग्रे को चिंता है कि उसकी तलवार ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। उसकी मदद के लिए उसके मालिक ने अपनी तलवार उसकी तरफ फेंकी, जिससे उसे जीत का एक और मौका मिला। दोनों तलवारों के साथ उसके पास लड़ने का बेहतर मौका है, लेकिन फिर भी यह इन सभी राक्षसों को मारने के लिए काफी नहीं होगा। राक्षस सेनापति तक पहुंचने और उसके अनुयायियों को हराने में बहुत ज्यादा संघर्ष है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए यह आदमी पागल हो जाता है, अपने दुश्मनों पर सुपर स्पीड स्लैश छोड़ देता है। जब एक राक्षस उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसके आगे बढ़ने की गति रुक जाती है। किस्मत से वो चकमा देता है और फिर जल्दी से हमले को रोक देता है। लड़ाई उसे थका रही है, लेकिन उसने अपने सामने राक्षसों से निपटने में अभी भी काफी प्रगति की है। राक्षस सेनापति को खतरा महसूस होता है और वो एक और राक्षसी दहाड़ लगाने का फैसला करता है। ग्रे के दल के लिए मजबूत प्राणियों को अभी अभी एक और ताकत मिली है। इस आदमी का समय अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि उसे उनसे निपटने में अब और भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ग्रे को एहसास होता है कि राक्षस सेनापति उसकी रणनीति को समझने में सक्षम है। अब जब उसे पता चल गया है कि इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो राक्षस सेनापति अपने अनुयायियों को लड़ने के लिए उकसाता रहता है। एक हमले को रोकते हुए ग्रे राक्षसों को धक्का देकर सीधे आगे निकल जाता है। राक्षसों का एक झुंड उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। हर एक का सामना करने के बजाय वो उन राक्षसों को काटता है जो सीधे उसके रास्ते में है, लेकिन फिर भी उसके पूरे शरीर पर खरोंच और चोटें हैं। उनके लगातार हमलों से बचने के लिए संघर्ष करते हुए खून की नदियां उसे थका रही है। अपनी सतर्कता खो देते हुए वो राक्षसों में से एक से निपट जाता है और उसे जगह पर जकड़ लेता है। हालात उसके लिए बहुत खराब होते दिख रहे हैं क्योंकि राक्षस उसे वहीं पकड़ रहे हैं जहां वे चाहते थे। गनीमत है कि वे इतने गुस्से में हैं कि उनमें से एक ने बिना सोचे समझे अपने ही एक राक्षस पर वार कर दिया। ग्रे को एहसास होता है कि उनकी रणनीति शायद उसकी तलवारों को कमजोर करना है। जब वो विचारों में खोया हुआ था, तभी एक विशालकाय राक्षस उसके सिर को कुचलने के लिए एक शक्तिशाली मुक्का मारता है। यह एक करो या मरो की स्थिति है और वो स्पष्ट रूप से खुद को चोट नहीं लगने दे सकता है, इसलिए वो क्षति को कम करने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करता है। लेकिन फिर भी ब्रो केवल प्रभाव से जमीन पर गिर जाता है।
खुद को अपने जीवन के किनारे पर पाकर यह आदमी अपनी टूटी हुई अवस्था में भी उठने की कोशिश करता है। यही एक बदमाश की परिभाषा है। पिछले हमले में उसकी अतिरिक्त तलवार नष्ट हो गई थी, अब उसके पास केवल एक तलवार बची है और दर्जनों राक्षसों को मारना है और साथ ही उनके मालिक को भी। एक बार फिर स्थिति उसके पक्ष में नहीं है। वास्तव में इससे बाहर निकलना लगभग असंभव है। एक प्रतिगमन का अनुभव करने के बावजूद वो अभी अपनी स्थिति को पूरी तरह से समझता है। ग्रे बस जीत नहीं सकता इतने सारे खूनी राक्षसों के खिलाफ जो उसे परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी युद्ध रणनीति बदलने का फैसला करता है, अपने स्वामी पर भाग जाने के लिए धारता है, जबकि वो अभी भी उसके भागने के लिए खुद को एक प्रलोभन बना सकता है। सा ये सुनकर मुस्कुराती है और उसके साथ ऐसा व्यवहार करने से इनकार कर देती है। वो अभी भी उस शक्तिशाली कुलीन राक्षस का सामना कर रही है, लेकिन ग्रे को समझ नहीं आता कि वो अभी भी लड़ने के लिए क्यों दृढ़ है। वो उसे आश्वस्त करता है कि वो भाग जाए क्योंकि वो जल्द ही उसे पकड़ लेगा, लेकिन सारा उसके सुझाव को अस्वीकार कर देती है और भयावह रूप से खुलासा करती है कि वो भागने की अपनी क्षमता खो चुकी है। उसकी जान पर एक बड़ा घाव हो जाता है जिससे ग्रे की उम्मीदें राख हो जाती है। अब वो तरीका भी संभव नहीं है। अपनी मौत की ओर बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। गुस्से में अपनी तलवार घुमाते हुए वो सोचता है कि वो पीछे क्यों हट गया। इतने भारी उद्देश्य के बावजूद ये सब खत्म होने वाला है। दुख की बात है कि हमारे लड़के की आखिरी तलवार भी टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है और फिर भी वो खुद को नकारता हुआ पाता है। अपना हथियार खोने के बावजूद ग्रे इसे अपने जीवन का अंत मानने से इनकार करता है। काश वो भविष्य से शक्ति का उपयोग कर पाता। वो भयानक क्षमता जो लिक्विडेटर से मिलती जुलती थी और उसे नुकसान पहुंचाने में सक्षम थी। अगर वो इसे एक पल के लिए भी इस्तेमाल कर पाता है तो ये राक्षस टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उस समय उसने जो महसूस किया था उसे दृढ़ता से कल्पना करते हुए वो अपनी टूटी हुई तलवार को लोड करता है, ज्ञान की स्थिति में चला जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो ग्रे अब पहले जैसा कमजोर नहीं रह जाता है। एक ही काले जलते हुए वार से राक्षस राख में बदल जाते हैं। सीरिया को भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा लड़का अभी भी नियंत्रण में है। अपनी काली शक्तियों का उपयोग करने के बाद भी वो उसे राहत की मुस्कान देता है। अगले कुछ सेकंड में ग्रे अपनी दृष्टि में आने वाले हर एक प्राणी को काट देता है, जिसमें राक्षस सेनापति भी शामिल है। यहाँ तक कि उसके मालिक को भी समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ है। वो अपने सामने वाले कुलीन राक्षस पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत व्यस्त है, लेकिन अब जब राक्षस सेनापति मारा गया है तो लगता है कि उसकी ताकतवर क्षमताएं खत्म हो गई है। सारा समझती है कि अब वो आसानी से उस जानवर को मार सकती है क्योंकि अब उसके पास फिर से जीवित होने की कोई क्षमता नहीं है। वॉलमार्ट के जजमेंट का टैंक के इस्तेमाल से वो उस प्राणी को मार गिराती है और कहती है कि वो कुलीन राक्षस अपने मालिक के बिना कुछ भी नहीं है। आखिरकार उनकी जीत हो जाती है। दोनों ही मुश्किलों का सामना करते हुए लड़ाई जीत जाते हैं। चमत्कारिक ढंग से राक्षसों के पूरे झुंड को हराने के बाद भी ग्रे अपनी तलवार तोड़ने के लिए माफी मांगता है। सारा उसे बताती है कि बदले में उसकी जान बचाने के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। वो तलवार इकट्ठा करती है और अंत में उसके द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक के लिए उससे सवाल करना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती हमारा लड़का जमीन पर गिर जाता है। आफ्टर इफेक्ट की वजह से पूरी तरह बेहोश हो जाता है, जिससे उसका मालिक चिंता में उसका नाम पुकारता है। ये परिप्रेक्ष्य ग्रे के भीतरी दिमाग को छूता है। वो अपने आसपास के बारे में सवाल करता है और उसके सामने एक जंजीर से बंधा हुआ तैरता हुआ दरवाजा दिखाई देता है। वो तब तक भ्रमित रहता है जब तक कि दरवाजा उसी तरह की काली ऊर्जा नहीं छोड़ता जिसका इस्तेमाल वो अपनी क्षमता के माध्यम से करता है। उसे अचानक एहसास होता है यह उसकी अपनी शक्ति है। वो सोचता है कि अगर वो दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो क्या होगा। आखिरकार वो शक्ति प्राप्त कर सकता है और उसे अपना बना सकता है। कोशिश करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वो आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो पहला कदम रखता है उसके शरीर पर एक मौत का साया मंडराता है, जिससे उसकी आत्मा डर जाती है। और ऐसा सिर्फ एक कदम रखने के बाद ही होता है। ग्रे इतना डर जाता है कि वो पीछे हट जाता है। उसके पास अपनी शक्ति के स्रोत के बारे में सभी उत्तर नहीं है, लेकिन एक बात उसे अभी अभी बहुत स्पष्ट हो गई है। अगर वो अपनी वर्तमान स्थिति में अपनी शक्तियों का उपयोग करने की हिम्मत करता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि नरक में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यह कोई मामूली दावा नहीं है, क्योंकि यह एहसास इतना भयावह है कि उसे आंसू आ जाते हैं। शून्य से एक आवाज उसके दिमाग में आती है जो अभी अभी उसके निर्णय के लिए उसकी सराहना करती है। इससे पहले कि ग्रे इसे और समझ पाता, वो अपने बिस्तर पर घबराई हुई अवस्था में जाग जाता है। उसके मालिक उसके ठीक बगल में है, खुश है कि वो आखिरकार जाग गया है। चिंतित होकर वो पूछता है कि वो कहाँ है। वो बताती है कि वो उसे जितनी जल्दी हो सके गांव के अस्पताल ले आए। यह आदमी पूरे 5 दिनों तक बेहोश रहा और मुझे खुशी है कि लेखक ने बाकी कहानियों की तरह 3 दिन नहीं कहा। वैसे भी वो उसकी जान को लेकर डरी हुई थी, जबकि ग्रे को इस तथ्य से जूझना पड़ रहा था कि उसे अपनी तकनीक के बोझ के कारण लगभग 1 हफ्ते तक ठीक होने में समय लगा। सीरिया को भी लगता है कि उसने उस युद्ध में बहुत अच्छा किया। ये सभी बाधाओं को पार करने की परिभाषा थी। फिर भी वो उसके शरीर की स्थिति को लेकर चिंतित है और पूछती है कि क्या वो ठीक से चल पा रहा है। इसका परीक्षण करने के लिए हमारा लड़का अपना हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करने के बाद भी मुश्किल से उसका उपयोग कर पाता है, लेकिन जिस तरह से वो अभी है इस तरह की चोट के साथ वो तलवार नहीं पकड़ सकता।
असल में वो इसे कभी मिटा भी नहीं पाएगा, इसलिए उसे इस समस्या को जल्दी से ठीक करना होगा। फिर युद्ध के बाद उसके हाथ पर एक खरोंच रह गई है। सारा उसकी हालत को लेकर चिंतित हो जाती है, ये जानते हुए कि वो अपने शरीर को ठीक से हिला नहीं पा रहा है। ग्रे ने पुष्टि की कि वो अभी असहाय है, यहाँ तक कि उसके मालिक ने भी माना कि उसका हाथ इतनी जल्दी सामान्य नहीं होगा और बताया कि उसके हाथ की हर एक हड्डी टुकड़े टुकड़े हो गई है। ये खुलासा हमारे लड़के को हैरान कर देता है, क्योंकि एक अजीब तरह से उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता है। ये वास्तव में उस पर दिए गए जादुई औषधि उपचार के कारण है। हमारे लड़के का जबड़ा फर्श पर गिर जाता है, क्योंकि ये चीजें वास्तव में बहुत महंगी मानी जाती है और उसने अभी अभी उस पर इसका इस्तेमाल किया है। सारा बताती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि गांव के मुखिया ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें यह इनाम दिया है। बच्चे को विश्वास नहीं हो रहा है कि वो क्या सुन रहा है। वो गांव के मुखिया को व्यक्तिगत रूप से जानता तक नहीं है और उसे उसके खर्च पर एक जादुई औषधि दी गई है। सारा को लगता है कि वो अपनी स्थिति को समझने में असमर्थ होने के कारण मूर्ख है, इसलिए वो इसे स्पष्ट शब्दों में कहती है। ग्रे आधिकारिक तौर पर गांव का उद्धारकर्ता और नायक है, वो अभी कुछ समझ पाता। तभी गांव का मुखिया लड़के का अभिवादन करने आता है, उसके हर काम के लिए उसे धन्यवाद देता है और उसके पैरों की महानता की तारीफ करता है। गांव का मुखिया लड़के को याद दिलाता है कि एक राक्षस सेनापति इतना ताकतवर होता है कि उसे लड़ने के लिए पूरे गांव की जरूरत होती है। ऐसे जीव से गांव को खतरा होता है, फिर भी एक लड़का उस राक्षस को मारकर गांव की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल हो जाता है। इसके लिए गांव का मुखिया आभारी होता है। लड़के और उसके मालिक के बहादुरी भरे प्रयासों की बदौलत अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। सारा श्रेय लेने में असमर्थ। ग्रे का तर्क है कि वे उसके काम को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, लेकिन गांव के मुखिया को लगता है कि वो खुद ही उसके किए को कम आंक रहा है। कुछ देर सोचने के बाद ग्रे परिणाम के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि शायद गांव के मुखिया की बातें सही है। उसे अपना पिछला जन्म याद है। उस जन्म में राक्षसों के हमले के कारण ये जगह जलकर राख हो गई थी। उसकी उपलब्धि का यही महत्व है। गांव का नेता उसे ये बताने में खुशी महसूस करता है कि वो इतना महान क्यों है, लेकिन अभी वो लड़के के वर्ल्ड यूनियन एकेडमी की प्रवेश परीक्षा पास करने के मिशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस बीच ग्रे को अपने असली लक्ष्य की याद आ गई। वो परीक्षा से कुछ हफ्ते पहले ही राक्षसों के घोंसले में जीवों को मारने चला गया। बीच में इतना समय बर्बाद होने के कारण परीक्षा के दिन तक उसके पास केवल 2 दिन बचे हैं, और हाँ, वहाँ तक पैदल पहुँचने में ही पूरे 3 दिन लग जाते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा कि वो समय पर दूरी तय करने के लिए घोड़े का उपयोग करे, लेकिन वो बिल्कुल कंगाल है और उसके पास घोड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अचानक अनुरोध करते हुए वो गांव के मुखिया से यात्रा के लिए एक घोड़ा उधार देने के लिए कहता है। अच्छी बात यह है कि नेता को पहले से ही उम्मीद थी कि बच्चा ऐसा अनुरोध करेगा। यही कारण है कि उसने उसकी यात्रा के लिए पहले से ही सबसे अच्छा घोड़ा तैयार कर रखा है। सम मुस्कुराता है, ये खुलासा करते हुए कि उनकी मूल योजना उसे ले जाने की थी, भले ही वो आज न उठा हो। कुछ लोग आपकी परेशानियों के बावजूद आपका साथ देते हैं, जैसे ग्रे के दोस्त यहाँ हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम अपने जीवन में ऐसे और लोगों से मिलेंगे। ग्रे अस्पताल से बाहर निकलता है और देखता है कि पूरा गांव उस लड़के के नाम की जयकार कर रहा है और उसकी परीक्षा के लिए उसका उत्साह बढ़ा रहा है। वे चाहते हैं कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे और वे उसके द्वारा किए गए काम के लिए उसे धन्यवाद देने से नहीं डरते। गाँव वाले उसे पैसे भी देते हैं। सभी ने थोड़ा थोड़ा करके दान दिया ताकि वो प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सके और अकादमी में अपना खर्च चला सके। लड़का गाँव वालों का हमेशा आभारी रहता है जिन्होंने उसे इतना प्यार और समर्थन दिया। वो मजाक में ये भी कहता है कि अगर वो फेल हो गया और वापस आ गया तो ये बहुत शर्मनाक होगा, लेकिन सारा को अपने छात्र पर बहुत भरोसा है। वो इस बात पर जोर देती है कि प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले आवेदक अकेले किसी राक्षस जनरल को नहीं हरा सकते। लेकिन चिंता सिर्फ यही नहीं है। लड़का अपने हाथ को लेकर चिंतित है, क्योंकि वो अभी भी खराब है और यह कब ठीक होगा ये कहा नहीं जा सकता। इस पर उसके गुरु का तर्क है कि उसे इस बीच अपने बाएं हाथ का उपयोग करना चाहिए। हालांकि उसका बायां हाथ पूरी तरह से काम कर रहा है, लेकिन वो अपने दाहिने हाथ का अधिक उपयोग कर रहा है। लेकिन उसके शिक्षक को लगता है कि उसके कौशल स्तर के कारण इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रे अपनी चिंताओं को साझा करते हुए कहते हैं कि प्रवेश परीक्षा का स्तर उसके लिए इतना भारी हो सकता है कि एक हाथ उसके लिए बाधा बन जाएगा। लेकिन फिर भी सारा समझती है कि अकादमी के शिक्षक या परीक्षक तेज नजर रखते हैं। जब वे उसकी प्रतिभा देखेंगे तो वे उसका चयन करेंगे। लड़का अपने घोड़े पर चढ़ता है और उसके शिक्षक आत्मविश्वास से घोषणा करते हैं कि वो पास होने जा रहा है। बस यही नतीजा है। उनके द्वारा किए गए हर काम के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए वो असफल न होने का वादा करता है। अपने पिछले जन्म में गांव को कैसे तबाह कर दिया गया था उसे याद करते हुए वो खुश है कि इन लोगों को उसके साथ दूसरा मौका मिला है। इस पल से दुनिया पहले से ही बदल रही है और वो अपनी नई शक्ति से भविष्य को प्रभावित करने वाला है। अगले दृश्य में हमारा लड़का आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। सामने देखते हुए उसकी नजर वर्ल्ड यूनियन एकेडमी की भव्यता पर पड़ती है। मैदान में परीक्षक परीक्षा टिकटों के वितरण की घोषणा करता है। सभी अभ्यर्थी मैदान में ही रहेंगे। देखने से लगता है कि आवेदकों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन उनमें से केवल 20 ही कक्षा में जगह पा सकेंगे। वे हर साल सीटों की बदलती संख्या को लेकर झगड़ते हैं, क्योंकि कुछ वर्षों में अकेडमी 50 लोगों को भी स्वीकार करती है, जबकि कुछ दुर्लभ मामलों में केवल 1 को ही स्वीकार करती है। इसलिए चयन के नियम स्पष्ट रूप से पूर्ण नहीं है।
खैर, प्रोफेसर एरियल सामने आती है। वो परीक्षार्थियों को संबोधित करती है और बताती है कि उन्हें प्रस्तुत किए जा रहे पेपर को इकट्ठा करना होगा। उनकी उंगलियों के एक झटके से पीले रंग का एक बावर खुलता है, जिससे जादुई ऊर्जा निकलती है और हर परीक्षार्थी के हाथ में टिकट अपने आप आ जाते हैं। हमारा लड़का अपना टिकट लेता है। तलवारबाजी पाठ्यक्रम के लिए उसका परीक्षार्थी नंबर 513 है। प्रोफेसर एरियल कहते हैं कि उनके टिकट में केवल सबसे महत्वपूर्ण विवरण दिए गए हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि प्रक्रिया हर साल एक जैसी होती है। वो ये भी पुष्टि करती है कि अकादमी को किसी की उम्र या लिंग, उनकी राष्ट्रीयता या वर्ग से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में, उन्हें सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अटैक हेलीकॉप्टर हैं या नहीं। उन्हें आपके नाम जानने की भी परवाह नहीं है। जो उम्मीदवार पास होने वाले हैं उनसे और जानकारी मांगी जाएगी, लेकिन यहाँ मौजूद कुल परीक्षार्थियों के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर एरियल ने यह भी पुष्टि की कि अगर वे नकली नाम देते हैं तो ये ठीक है। एक बार फिर ये साबित करता है कि अकादमी को कोई परवाह नहीं है। खैर, मुसीबत फिर से हमारे लड़के का पीछा कर रही है क्योंकि वो आज बिना तलवार के यहाँ आया था और फिर भी उसे तलवारबाजी के कोर्स में रखा गया है। इससे वो सिस्टम की वैधता पर सवाल उठाता है। प्रोफेसर एरियल मजेदार तरीके से ये कहते हुए आगे बढ़ती है कि उन्होंने हर व्यक्ति को उनके लुक के आधार पर एक कोर्स सौंपा। मुझे पता है कि उन्हें समझदार होना चाहिए, लेकिन यह मजेदार है कि 1 मिनट पहले वो भेदभाव के बारे में बात कर रही थी और फिर वो ये कहती है, एरियल को कोर्स के विवरण को सही करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर वो गलत हो। परीक्षार्थी भी सोचते हैं कि केवल साइट के आधार पर कोर्स तय करना असंभव है, खासकर जब बहुत सारे लोग हों। उन्हें पूरा संदेह है कि एकेडमी ने पहले ही उनकी जांच कर ली होगी, इसलिए उन्हें पता है दिमाग पढ़ने के जादू की भी संभावना है। प्रोफेसर एरियल उनकी किसी भी चिंता का समाधान नहीं करती है। वो केवल ये देख रही है कि कोई भी तय कोर्स के बारे में शिकायत नहीं कर रहा है। इसलिए आगे वो सभी के परीक्षा कार्यक्रम का खुलासा करने का निर्णय लेती है। विवरण तुरंत टिकट पर अंकित किया जाता है। ग्रे घबराया हुआ है क्योंकि उसकी परीक्षा पहले दिन होने वाली है, जिससे उसे अपने हाथ को ठीक होने का समय नहीं मिल रहा है। एरियल बताती है कि यह परीक्षा केवल एक बार आयोजित की जाएगी और यह सब कुछ तय करेगी। यदि कोई उम्मीदवार देर से आता है तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वो उन्हें ये भी याद दिलाती है कि उनके कार्यक्रम सख्त हैं और अनुरोध पर उनमें हेरफेर या विवाद नहीं किया जाएगा। ग्रे के लिए ये बुरी खबर है, जो अपनी रिकवरी के लिए संघर्ष कर रहा है। वो अपने शरीर से चमत्कार करने और कल उसे ठीक करने की भीख मांग रहा है। अगला दिन आता है और क्या पता बेचारे का हाथ अभी तक ठीक भी नहीं हुआ है। इस हालत में उसके पास परीक्षा देने के अलावा कोई चारा नहीं है। ग्रे का परीक्षार्थी नंबर बुलाया जाता है और वो निराश होकर आगे बढ़ता है। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है ताकि स्थिति के बारे में आशावादी बना रहे। अपने बाएं हाथ का आंकलन करने पर उसे कोई परेशानी नहीं दिखती और अगर वो पर्याप्त ताकत लगाता है तो वह अपना दायां हाथ भी हिला सकता है। उसकी वर्तमान रणनीति परीक्षक की चालों को बारीकी से देखना और उससे जीतने की रणनीति खोजना है। वो एक उम्मीदवार और परीक्षक के बीच मैच देख रहा है। आवेदक आंख मूंदकर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसके हमले के अंत तक परीक्षक अप्रभावित रहता है और आराम से खड़ा होकर उसकी अगली चाल का इंतजार करता है। उम्मीदवार एक और वार करने के लिए अपनी तलवार खींचता है, लेकिन वो वार भी असहाय होता है। वो रुक जाती है और इतना ही नहीं, परीक्षक उसे आखिरी वार से उड़ाने से पहले अपनी तलवार को हटा देता है। उसके शरीर के जमीन पर गिरने के साथ परीक्षक परीक्षा का परिणाम समाप्त करता है और उसे स्थल से बाहर जाने का निर्देश देता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद ग्रे को कुछ मिल गया है, लेकिन मजेदार बात यह है कि यह आदमी सचमुच हार मान लेता है और मान लेता है कि उसकी हार होने वाली है। अखाड़े में उतरने का उसका नंबर आता है। ग्रे अपनी संभावनाओं पर विचार करता है, यह महसूस करते हुए कि वो उस परीक्षक को नहीं हरा सकता जिसने उससे भी बड़े उम्मीदवार को हरा दिया। अखाड़े के अंदर हमारे लड़के को पहला कदम उठाने की आजादी दी जाती है। इसके बावजूद वो पूरी तरह से समझता है कि यह लड़ाई एक तरफा होगी। फिर भी उसे किसी तरह का प्रभाव डालना होगा। लड़ाई की शुरुआत ग्रे के वार करने से होती है। उसे अपने गुरु की सलाह याद आती है, जिसने उसे अपने हाथों का इस्तेमाल करने के बजाय अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करने के लिए कहा था। उसकी सलाह को क्रिया में बदलना। वो सोचता है कि अपने दाहिने हाथ को खोने का सामना करने का एकमात्र तरीका अपनी अन्य मांसपेशियों का उपयोग करना है और इसलिए वो पहला वार करता है, जिसे परीक्षक आसानी से चकमा दे देता है। अब भी ग्रे को अपने सामान्य तरीके से लड़ने में खुद को संघर्ष करते हुए पाता है। हालांकि वो अपने दाहिने हाथ की भरपाई करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी यह तथ्य नहीं बदलता कि वो यहाँ एक बड़ी कमी में है। परीक्षक उसे काटने की कोशिश करके जवाबी हमला करता है, लेकिन ग्रे को आश्चर्य होता है कि तलवार बहुत धीमी गति से चल रही है। ऐसा लगता है जैसे वो बिना जल्दबाजी के उसकी दिशा पढ़ सकता है। इसलिए हमारा लड़का वास्तव में हमले को सफलतापूर्वक रोक देता है, फिर भी हमले के पीछे परीक्षक की ताकत का वजन महसूस करता है। साथ ही वो ये भी आंकता है कि परीक्षक की तकनीक सीरिया जितनी परिष्कृत नहीं है। इसलिए अगर वो उससे सीखी गई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है तो एक मौका हो सकता है कि वो एक अवसर का फायदा उठा सके और एक रास्ता बना सके। इस रणनीति को ध्यान में रखते हुए ग्रे प्रशिक्षक को परास्त करने के प्रयास में पूरी ताकत से दौड़ता है। और प्रशिक्षक वास्तव में पीछे धकेल दिया जा रहा है। उसकी गति उसकी अपनी मृत्यु है। ग्रे खुद को आश्वस्त पाता है, यह महसूस करते हुए कि वो इस परीक्षक को आसानी से हरा सकता है। उसके गुरु के शब्द फिर से उसके दिमाग में कौंधते हैं। उनके ब्लेड एक बार फिर टकराते हैं, लेकिन ग्रे अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से हरा देता है और अपने नए आत्मविश्वास के साथ लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है।